हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे ऑडिटिंग के क्वेश्चंस की। स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम ऑडिटिंग में उनके ऑब्जेक्ट, इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। क्या होगा आंसर? किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है? देखिए, हम सबको पता है कि कंपनी ऑडिटर जो है वो अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो इसको रिमूव करने का जो राइट होता है वो शेयर होल्डर्स को ही होता है, और इसका जो इनके नाम का जो अप्रूवल है कि ये पर्सन ऑडिटर होगा, ये एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है एवरी ईयर। और कि जैसे एवरी ईयर इस सेंस में हम बोल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर के लिए होते हैं इनके अपॉइंटमेंट। तो हर साल इनका नाम सजेस्ट किया जाता है कि इस साल इन्होंने काम किया था, नेक्स्ट ईयर भी हम इनसे ही काम करवाएंगे, या यही हमारे नेक्स्ट ईयर भी कंपनी ऑडिटर रहेंगे। ठीक है। और इनकी जो कोई रॉन्गफुल एक्ट अगर दिखता है कि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, तो वहाँ पर इनका जो टर्म पीरियड है वो हटा दिया जाता है या इनको रिमूव कर दिया जाता है वहाँ से। इनकी ड्यूटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, जो भी जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर इनको रखा गया है। तो अगर वहाँ पर लगता है कि जो भी इनको ड्यूटीज़ दी गई हैं उनको वो सही से नहीं कर रहे हैं, तो एक्सपायरी टर्म से पहले भी इनको रिमूव किया जा सकता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर हैज़ टू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट टू। अब एक ऑडिटर सबमिट करता है ऑडिट रिपोर्ट को किसे? डायरेक्टर्स को सबमिट करेगा, क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स को, या फिर गवर्नमेंट को? बताइए किसको एक ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा? देखिए, इनका अपॉइंटमेंट की अभी हमने बात की, अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जा रहा है, फिर इनका रिमूवल उनके द्वारा हो रहा है। तो इनकी जो रिपोर्ट है वो शेयर होल्डर्स को ही सबमिट की जाएगी एनुअल जनरल मीटिंग में। ये हमें कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 143 में बताया गया है। तो ऑप्शन 3 शेयर होल्डर्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इम्प्लाइज लाइबिलिटी फॉर। अब सिविल लाइबिलिटी एक ऑडिटर की क्या बताती है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, फ्रॉड्स या मिस फियांसेस? बताइए। क्या होगा? सिविल लाइबिलिटी की बात की गई है। देखिए, सिविल लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटी होता है जिसमें वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो हमारी कहलाती है मिसफियंसेस, मीन्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी और ट्रस्ट। अगर कोई लॉस और कोई डैमेज हो रहा है उनकी कोई भी ड्यूटी ना परफॉर्म करने से या नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी से, तो वहाँ पर वो सिविल लाइबिलिटी आती है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एन ऑडिटर इज हेल्ड क्रिमिनली लाइबल फॉर लॉस टू हिज क्लाइंट, नेग्लेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस या फिर फ्रॉड्स? बताइए, एक ऑडिटर क्रिमिनली लाइबल किस कंडीशन में होगा? देखिए, अगर कोई भी क्लाइंट के द्वारा लॉस किया जा रहा है या फिर वो ड्यूटी नेगलेक्ट कर रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा पनिश करके छोड़ सकते हैं। फ्रॉड किया है तो एक बार हम उसको उसकी ड्यूटी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, जो भी लीगल प्रोविजंस हैं, उनको नहीं मान रहा या उनके अगेंस्ट काम कर रहा है,
तो वहाँ पर वो क्रिमिनली पनिश हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटिंग इज़ लग्जरी फॉर, अब ऑडिटिंग हमारी लग्जरी होगी जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, पार्टनरशिप फर्म, स्मॉल शॉपकीपर्स या गवर्नमेंट कंपनी। बताइए किसके लिए ऑडिटिंग हमारी लग्जरी मानी गई है। देखिए ऑडिटिंग जो होती है वो क्यों कराते हैं, जिससे कि पता चले कि जो भी रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं वो सही हैं, जो भी वर्किंग हो रही है कंपनी के अंदर वो सही है। तो ये क्यों आपको बताना है कि सही काम हो रहा है या नहीं, क्योंकि पब्लिक का आपकी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है। अब जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है, पब्लिक का इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप फर्म डिफरेंट पर्सनस का इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक का इंटरेस्ट है, लेकिन स्मॉल शॉपकीपर में तो सिर्फ एक ही पर्सन का इंटरेस्ट है और वही काम कर रहा है, वही सारी चीज़ें देख रहा है, तो यहाँ तो ज़रूरी नहीं है। इसीलिए अगर स्मॉल शॉपकीपर ऑडिटिंग कराता है तो ये उसके लिए एक लग्जरी वर्क है, एक लग्जरी काम है, क्योंकि उसको नीड नहीं है फिर भी वो करा रहा है उसे। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक ऑडिट एजम्पशंस। अब बताइए इसमें से कौन सा हमारा बेसिक ऑडिट एजम्पशन नहीं है। ट्रू एंड फेयर व्यू, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द ऑडिटर, मटीरियलिटी या फिर एथिकल कंडक्ट। बताइए। क्या होगा, बेसिक ऑडिट एजम्पशन क्या है, नहीं है इसमें। देखिए जब भी ऑडिटिंग होती है तो ऑडिटर क्या करता है, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए उसका, मटीरियलिटी होनी चाहिए, एथिकल कंडक्ट होना चाहिए, लेकिन इंटरडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उस अनबाइज्ड है, ये पूरी प्रोसेसिंग फ्री है, इसमें फेयरली उसको काम करना है, इम्पार्शली होके काम करना है। उसे ये नहीं देखना कि मुझे यहाँ अपॉइंट किया गया है, मुझे यहाँ से सैलरी मिल रही है, तो मुझे इनकी तरफ से काम करना है या इनकी ट्रू पिक्चर शो करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका काम है जो भी रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं सिर्फ उस पर अपनी ओपिनियन देना, सिर्फ वही पिक्चर शो करना अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तो इंटरडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंसेस। बताइए कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस का कौन सा मेथड नहीं है, रिपोर्टिंग, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन या इंक्वायरी। देखिए जो भी एविडेंसेस हैं उसको स्क्रूटिनाइज करना एक ऑडिटर का काम है। एक ऑडिटर डिफरेंट तरीके से टूल्स यूज़ करके ये अपना वर्क करता है, जैसे कि इंस्पेक्शन हो गया, ऑब्जर्वेशंस हो गए, इंक्वायरी, कंप्यूटेशन, ये सब करना, और इन सबको कंपाइल करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी ये सारे ही कलेक्ट है, लेकिन रिपोर्टिंग, ये ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने का यहाँ पर कोई भी मेथड नहीं है रिपोर्टिंग, ठीक है। रिपोर्टिंग तो एक वे होता है रिजल्ट को प्रेजेंट करने का, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। डिटेक्शन ऑफ एरर, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड्स, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। बताइए इसमें से कौन सा ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए अपने जो भी अकाउंट्स हैं उनको डिटेक्ट करना, उसमें से एरर को, फ्रॉड डिटेक्ट करना, उनको प्रिवेंट करना,
और वेरीफाई करना और ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट देना, अनबाइस्ड रिपोर्ट देना, ये सब काम होते हैं ऑडिटिंग के। लेकिन जो भी फ्रॉड निकल कर आ रहा है, एरर निकल कर आ रहा है, उसके लिए किसी को पनिश करना, ये एक ऑडिटिंग का काम नहीं होता। ऑडिटिंग का काम होता है जो भी रिकॉर्ड्स वहाँ उसे कंपनी से मिल रहे हैं उनको अच्छे से थॉरोली चेक करना, जब भी जो भी उन रिकॉर्ड से उसको समझ में आ रहा है उसके बेस्ड पर उसे एक ओपिनियन देना, सिर्फ इतना काम होता है। और उस पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट सबमिट करना, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद कोई काम नहीं होता एक ऑडिटर का। पनिशमेंट करना ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, उनके ऊपर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑडिटर गिव्स रिपोर्ट ऑन। अब ऑडिटर रिपोर्ट किस पे देता है? ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स, फेयरनेस ऑफ अकाउंट्स, वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज, बताइए। क्या लगता है आपको इसका आंसर? जब कभी भी एक ऑडिटर अपने ऑडिट वर्क से फ्री होता है या ऑडिट वर्क उसका कंप्लीट होता है तो वहाँ उसका काम होता है अब उस पर एक रिपोर्ट सबमिट करना, ठीक है, एक रिपोर्ट बनाना। और ये रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स, फेयरनेस ऑफ द अकाउंट्स, वैलिडिटी ऑफ द अकाउंट्स पर डिपेंड होती है। ऑडिटर यहाँ पे जो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है फिर उस रिपोर्ट को वो मेंबर्स ऑफ द कंपनी को सबमिट करता है उन अकाउंट्स के बेसिस पर। और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रेजेंट किए जा रहे हैं बिफोर द एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ द कंपनी, उनके ऊपर जो भी रिपोर्ट उसने बनाई है उस रिपोर्ट पर अनबाइस्ड होके जो भी उसको लगता है रिकॉर्ड से उस पर अपने ओपिनियन देके वो उस रिपोर्ट को शेयर होल्डर्स को सबमिट करता है एनुअल जर्नल मीटिंग में। तो यहाँ पर हमारे ये सारे ही पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं कि वो ट्रूथफुलनेस पर भी देगा, फेयरनेस पर भी एंड वैलिडिटी पर भी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। अब इसमें से कौन सा ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिटेक्शन ऑफ एरर या डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। बहुत ही सिंपल है, आंसर करिए। ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए ऑडिटिंग का। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें ऑडिटिंग के तो रिलायबिलिटी, करेक्टनेस, ट्रूथफुलनेस, वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स, ये इसका काम होता है। सेकेंड की बात करें तो डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है क्वेश्चन में कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि नॉट है तो रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज ये एक ऑडिटर का काम नहीं होता, ये काम होता है अकाउंटेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इज विच ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग? सोशल, इकोनॉमिक, प्राइमरी या सब्सिडरी? क्या होगा आंसर? देखिए प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स ये एक सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का। और अभी हमने बताया था अपार्ट फ्रॉम दिस डिटेक्शन ऑफ एरर एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ये भी एक सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग की बैकबोन किसे कहा जाता है? रूटीन चेकिंग, इंटरनल चेक, वेरिफिकेशन या बाउचिंग? बैकबोन से तो आप समझते होंगे यानी कि जिस चीज़ पे सारी चीज़ें बेस्ड हैं, यानी कि जो हमारी वर्किंग है वो एक तरह से ढांचा उसका उस पर बेस्ड है। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी किस पर खड़ी हुई है, हमारी किस पे वो किसके सहारे है?
हमारी बैकबोन जो है उसके सहारे हमारे पूरी बॉडी वर्क करती है। तो ऐसे ही ऑडिटिंग के लिए बैकबोन क्या है? देखिए, ऑडिटिंग की जो बैकबोन है वो कहा जाता है वाउचिंग को। वाउचिंग एक करेक्टनेस प्रोवाइड करते हैं जो भी रिकॉर्ड किए गए हैं अकाउंट्स उनके लिए, और ऑडिटर सक्सेसफुली अपने टास्कों को कंप्लीट करता है बहुत ही इजी तरीके से वाउचिंग की हेल्प से, और यहाँ पर उसका काम बहुत ही इजी हो जाता है और एक सपोर्ट भी मिल जाता है कि हाँ ये एंट्रीज बिल्कुल वैलिड है। वाउचिंग यहाँ पे फंडामेंटल बेसिस की तरह कंसिडर की जाती हैं, और यहाँ पे वाउचिंग को इसलिए हम बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज़। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात की गई है जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिटेक्शन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, to find out whether profit and loss account and balance sheet show true and fair state of affairs, prevention of error and fraud। बताइए। क्या होगा? देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात की गई है। अभी हमने बात की थी डिटेक्शन ऑफ एरर, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ये सब सब्सिडरी हैं हमारे, ठीक है। प्राइमरी की बात की जाए तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ट्रू एंड फेयर, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हैं या जो भी अकाउंट्स हैं वो उसकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रहे हैं या नहीं, ये देखना काम होता है ऑडिट का, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं उनके आपको राइट्स बताने हैं, कौन सा है? टू रिसीव रेन्यूमरेशन, टू अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, टू अटेंड जर्नल मीटिंग, टू विजिट द ब्रांच ऑफिस। बताइए। इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। इसमें दे रखा है कि कौन सा राइट। देखिए, राइट तो बहुत सारे हैं, आप इसमें नोट लगा लीजिए कौन सा नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा राइट नहीं है। तो देखिए, रेम्यूनरेशन रिसीव करना ये तो बहुत ही बेसिक राइट है। फिर है टू अटेंड दी जर्नल मीटिंग, अगेन इम्पॉर्टेंट है। एंड थर्ड है टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड करना ये उसका राइट नहीं होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं इसके राइट्स को, जैसे कि रेम्यूनरेशन रिसीव करना, जो भी कंपनी के अकाउंट्स की बुक्स हैं उनको विज़िट करना या उनको देखना, और किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना और उसका एक्सप्लेनेशन मांगना भी उसका राइट है, और जो भी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं उन पर कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करना वो भी उसका राइट है, और ब्रांच ऑफिस को विज़िट करना उसका राइट है। कोई भी एनुअल जर्नल मीटिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो रिसीव करना चाहता है तो वो भी रिसीव कर सकता है, साथ में उसको अटेंड भी कर सकता है जर्नल मीटिंग को। जो भी आर्टिकल्स होते हैं, प्रोस्पेक्टस हैं, लेटर हैं, उनको वो देख सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के राइट्स हैं जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को मिलते हैं। नेक्स्ट है बाय हुम द इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड। मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स या एम्प्लॉयज़। इंटरनल ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इंटरनल की बात की जा रही है, यानी कि जो इंटरनली वर्क करे। तो इंटरनली वर्क जो करे तो वो हाँ तो इंटरनल मेंबर ही उसको अपॉइंट करेंगे जो कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ़ द कंपनी होंगे। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 मैनेजमेंट। अगर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता तो आप उसको भी टिक कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेड हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मैनेजमेंट, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल
बहुत ही ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, जो कि अगर ज़्यादा वर्किंग हो रही है तो वो उसको थॉरोली चेक करे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द फ्रॉड। ऑप्शन है एम्बेजलमेंट ऑफ मनी, एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स, मिस्टेक इन अकाउंटिंग, या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? देखिए, फ्रॉड का मतलब क्या होता है, कोई भी काम आपने जो इंटेंशनली किया है, ठीक है, यानी कि उसमें आपकी विल थी कि आपको वो काम गलत करना है, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है फ्रॉड। फ्रॉडलेंट एरर्स जो होते हैं वो बहुत इजी नहीं होता है उनको डिटेक्ट करना। अब इसमें मनी भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, या अकाउंटिंग में भी हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही फ्रॉड एक्टिविटी में कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है अ स्मॉल सोल बिजनेस जर्नली डज नॉट रिक्वायर ऑडिटिंग बिकॉज इट्स एरिया इज लिमिटेड, इट्स ओनर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी बाय लॉ, या क्या होगा आंसर? देखिए, जर्नली अगर हम देखते हैं तो ये एक स्मॉल बिजनेस में ज़रूरी नहीं होता है ऑडिटिंग कराना। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, वहाँ पे लग्जरी हो जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारा मैंडेटरी नहीं है लॉ के द्वारा। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जामिनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। सोशल ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव, या नन ऑफ दीज। क्या होगा? देखिए, ऑडिटिंग का ये मेन ऑब्जेक्टिव की बात की गई है। बुक्स को एग्ज़ामिन करना एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि बिना एग्ज़ामिन किए हम उस पर कोई भी रिपोर्ट नहीं दे सकते, हम ऑडिटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है होम यूज़ ऑफ ऑफिस लैपटॉप इज़, यानी कि ऑफिस लैपटॉप को अगर यूज़ किया जा रहा है तो ये किस तरह का फ्रॉड है? एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स, एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है एम्बेजलमेंट ऑफ लेबर। सिंपल है, लैपटॉप क्या है? कंपनी की प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग इज। अब एक ऑडिटिंग की लिमिटेशन क्या होती है? that it does not reveal complete picture of business, that it does not guarantee accuracy of accounts, that auditor may be biased, all of the above। क्या होगा? देखिए, अगर हम ऑडिटिंग की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है कि ऑडिटिंग कराने से ये ज़रूरी नहीं हो जाता कि वो कंप्लीट पिक्चर हमको प्रोवाइड करे, और ये भी गारंटी नहीं देता कि हमारे अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, क्योंकि हो सकता है कोई एंट्री आपने बिल्कुल ही ना की हो, ठीक है, या फिर आपने कोई अमाउंट ऐसा लिख दिया हो उसमें जो कि दोनों साइड सेम हो, ठीक है, या फिर ये कहा जाता है कि ऑडिटर बाइस्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऑडिटर ही बाइस्ड हो गया, ठीक है, तब तब हम उस कैसे चेक करेंगे कि जो हमारी ऑडिटिंग है बिल्कुल सही है? तो ये सारी ही सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमारी ऑडिटिंग हमें बिल्कुल कंप्लीट पिक्चर नहीं देती है, और यही एक ऑडिटिंग की लिमिटेशन होती है, क्योंकि जो ऑडिटर है अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो वो सही ओपिनियन नहीं देगा अकाउंट जो भी रिपोर्ट है उस पर, और ना ही वो करेक्ट फैक्ट्स जो हैं उनको प्रेजेंट करेगा। और ऑडिटर यहाँ पे हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन
ये हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो अगर हम देखें तो कोई भी ऑडिटर या कोई भी पर्सन फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है कि उसको थोड़ा बहुत बाइस्ड होना ही पड़ता है, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है कितना भी हम कर लें, मैनेजमेंट उन रिपोर्ट में कुछ ना कुछ अपने कुछ ना कुछ उनको कुछ ऐसा करने को बोलेंगे जिससे कि पब्लिक के आगे उनकी सही पिक्चर बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अगर हम बात करें बुक नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि फुल्ली गारंटी है, एक्यूरेसी है यहाँ पे अकाउंट्स की। तो ये सारी लिमिटेशंस एक ऑडिटिंग के अंदर होती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप हमें आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।